माय डियर फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है, स्वागत है आपके अपने चैनल वेब स्टूडियो केयर में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोगों को पता था बीपीएससी का नोटिफिकेशन आने वाला है, तो आखिरकार नोटिफिकेशन आ चुका है और आप सभी लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स नोटिफिकेशन में क्या कुछ कहा गया है। तो इन सब चीज़ों के ऊपर हम बात करते हैं। थोड़ी सी लंबी वीडियो हो सकती है, लेकिन आप पूरी इन्फॉर्मेशन को ज़रूर लीजिएगा। देखिए, 1 से 5 तक के लिए जो वैकेंसी है उसमें सीटों की संख्या यहाँ पर दी गई है कि जनरल के अंदर, जनरल महिला के अंदर, और जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, आर्थिक रूप से कमज़ोर महिला है, इन सब लोगों के लिए जो यहाँ पर वैकेंसी दिया गया है वो कितना कितना दिया गया है। अब देखिए, महिला जो वर्ग हैं 13,435 और मेल में है 13,357। ठीक है, ये वैकेंसी है। और जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के हैं उनमें 3,357 है और 3,345 है महिला में। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग कैटेगरी में सीटें हैं, अलग अलग, यानी कि जनरल का मतलब जो जनरल वैकेंसी है जिसमें आपका मतलब कि क्या बोलते हैं, आप मैथ पढ़ाते हो, सोशल साइंस पढ़ाते हो, साइंस पढ़ाते हो, जो भी प्राइमरी के लिए तो अलग अलग स्पेसिफिक है नहीं, तो इसलिए इसको जनरल बोल सकते हैं। बाकी अगर उर्दू के लिए बात करें तो उर्दू के लिए अलग से हैं और बांग्ला के लिए अलग से हैं, जो आप देख पाएंगे। ठीक है, अब इसका देखिए वेतनमान 25,000 मूल्य वेतन होगा। बाकी उस पर जो भी भत्ता वगैरह होगा, ऐड होगा, वो चीज़ें हो गई। इसको आप डिटेल्स में पढ़ लीजिएगा, ये PDF आपको मैं टेलीग्राम पर दे दूँगी। 9 से 10 के लिए आप देखिए अलग अलग सब्जेक्ट में, अलग अलग कैटेगरी में क्या क्या वैकेंसी यहाँ पर कितनी कितनी है। जैसे हिंदी के लिए हो गया जनरल के अंदर जनरल मेल और जनरल ये फीमेल। ठीक है, उसी तरीके से आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के मेल और ये फीमेल। ठीक है, इन सब पर ये दिया गया है, आप देख सकते हैं। अंग्रेजी में कितनी सीटें हैं, विज्ञान में कितनी हैं, गणित में कितनी है, सामाजिक विज्ञान में कितनी है, संस्कृत, उर्दू, अरबी, फ़ारसी, बांग्ला, ये सब में दिया गया है और सब कैटेगरी में आप सीटें यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, मुझे नहीं लगता है कि ये सारी चीज़ें पढ़ने की आवश्यकता है, आप खुद देख सकते हैं। अब देखिए, इसका जो है 31,000 मूल वेतन है। ठीक है, 9 से 10 का, 9-10 का। 11-12 की बात करें तो 11-12 में भी देखिए जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन शास्त्र, गणित, भौतिकी शास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल, इतिहास, मतलब किस किस में वैकेंसी आया है, कितना है, आप देख सकते हैं। संगीत, दर्शन शास्त्र, राजनीति शास्त्र, मनोविज्ञान है, समाजशास्त्र है, अकाउंटेंसी है, बिजनेस स्टडीज़ है, इंटरप्रेन्योरशिप है, यानी कि ये सारा जो आपका वैकेंसी है और नंबर ऑफ़ सीट है अलग अलग कैटेगरी के अंदर, जो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये आप देख लीजिएगा, PDF आपको मिल जाएगा। बाकी और देखिए इसी के अंदर, यानी कि 11-12 के लिए और आगे है अरबी, बांग्ला, भोजपुरी, कंप्यूटर विज्ञान, अंग्रेजी, हिंदी, मगही, मैथिली, पाली, फारसी, प्रकृति, संस्कृत, उर्दू, ये सारे लैंग्वेज में भी वैकेंसी है PGT लेवल पर। ठीक है, भोजपुरी में भी है, जो भोजपुरी से PG किए होंगे वो भी यहाँ पर भर सकते हैं फॉर्म। हिंदी और अंग्रेजी से जो किए, कंप्यूटर से जो किए हैं, बांग्ला, अरबी से जो किए हैं वो भी, मैथिली से जो किए होंगे PG वो भी यहाँ पर भर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। इसका वेतन 32,000 होगा प्रति माह, मूल वेतन ये है। ठीक है, अब ये तो चीज़ आपने देख लिया। अब आगे यहाँ पर हम बात करते हैं योग्यता। ठीक है, अनिवार्य अर्हता। ठीक है, ये क्या होनी चाहिए, देखिए इसको ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन होता है। इसको थोड़ा मैं जूम कर देती हूँ ताकि आपको दिख सके। ठीक है, आई थिंक आप सभी लोगों को दिखाई दे रही होगी। विद्यालय अध्यापक के मूल कोटि कक्षा 1 से 5 के पद पर नियुक्ति हेतु शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता, इसमें देखिए न्यूनतम 50%, यानी कि मिनिमम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक या इसके समकक्ष, यानी इसके इक्विवेलेंट तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा, चाहे उसे कोई भी नाम दिया गया हो, ये होना चाहिए। ठीक है, या दूसरा देखिए, यानी अथवा का मतलब क्या है, अगर आप इसमें एलिजिबल हैं, ये आपके पास है तो आप 1 to 5 के लिए एलिजिबल, अगर ये आपके पास नहीं है तो दूसरा देखिए, न्यूनतम 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष, यानी इक्विवेलेंट प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा, चाहे कोई भी उसका नाम दिया गया हो, जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता, मानदंड और क्रियाविधि विनियम 2002 के अनुसार प्राप्त किया गया हो। यानी कि ये अलग अलग दिया गया है, जिसके पास जो भी है इनमें से वो अप्लाई कर सकते हैं। या 50% के साथ आप उच्च माध्यमिक कर लिया और 4 वर्षीय प्रारंभिक, अगर आप DLED किए हैं में स्नातक किए हैं 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में, तो भी आप एलिजिबल हैं। या 50% अंक के साथ आप उच्चतर माध्यमिक किए हैं और शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा किए हैं, तो भी आप इसमें एलिजिबल हैं। अगर आप स्नातक तथा प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा किए हैं, चाहे उसका नाम कुछ भी हो, तो भी आप एलिजिबल हैं। या
आप 50% अंकों के साथ स्नातक यानी ग्रेजुएशन किए हैं और शिक्षा स्नातक यानी कि बीएड किए हैं, शिक्षा में स्नातक बीएड बोलते हैं, ठीक है क्या। तो यहाँ पर आपका हो गया तो भी आप एलिजिबल है, यानी कि बीएड वाले भी एलिजिबल हैं। न्यूनतम 55% अंकों के साथ, ठीक है, अथवा उसके समकक्ष ग्रेड के साथ स्नातकोत्तर, यानी कि अगर आप 55% अंकों के साथ पीजी किए हैं और 3 वर्षीय एकीकृत बीएड प्लस एमएड मतलब इंक्लूड करके होता है ना, बीएड एमएड एक साथ करेंगे तो 3 वर्ष में अगर ये किए हैं तो भी आप एलिजिबल हैं, ठीक है। तो ये चीज़ एलिजिबिलिटी 1 से 5 तक का देख लिए। अब देखिए, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है जो मैं आपको बता दूँ, ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा, ठीक है। 1 से 5 तक जो मतलब ग्रेजुएशन वाले हैं या पीजी वाले हैं उनको क्या करना पड़ेगा, ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा और 6 महीने का मतलब 2 साल के अंदर ही आपको करना होगा ये ब्रिज कोर्स, 2 साल के अंदर। अब देखिए, प्राथमिक विद्यालय अध्यापक के रूप में नियुक्ति के 2 साल के भीतर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में अनिवार्य रूप से 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना होगा और इसके लिए 6 महीने का आपको अवकाश मान्य भी होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बाकी और चीज़ें यहाँ पर पढ़ लेंगे, मतलब बंगला के पदों के लिए क्या क्या होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब देखिए यहाँ पर ये चीज़ देखिए, ये चीज़ 1 से 5 तक के लिए विद्यालय अध्यापक के मूल कोटि के पद पर नियुक्ति हेतु शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग के अभ्यर्थी को न्यूनतम निर्धारित अर्हता में 5% की छूट भी मिली है। आप सभी लोगों को न्यूनतम जो निर्धारित अर्हता है जो इसमें आप लोगों को 5% की छूट मिली है। अब देखिए 9 से 10th की बात करें तो इसमें आपका 50% अंक के साथ किसी भी विश्वविद्यालय से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए या ग्रेजुएशन की इक्विवेलेंट कोई भी हो, ठीक है। आपका क्या होना चाहिए, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक यानी कि बीएड होना चाहिए। इसमें मतलब बीएड जरूरी है, ठीक है, ग्रेजुएशन प्लस बीएड। 50% आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए, ठीक है। यह कह रहे हैं कि यहाँ पर अगर आप पीजी किए हैं या पीजी की इक्विवेलेंट कोई भी डिग्री आप लिए हैं, ठीक है, 45% अंकों के साथ, ठीक है, स्नातक या स्नातकोत्तर अगर आप 13/11/2002 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता के लिए आवेदन पत्र जमा करने की समय सीमा, अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों की मान्यता के लिए मानदंड और मानकों का निर्धारण और नए पाठ्यक्रम एवं प्रशिक्षण शुरू करने के लिए अनुमति। कहने का मतलब ये है कि अगर आप इसके अनुसार, ठीक है, मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में अगर बीएड किए हैं और अगर आप एमए भी किए हैं, ठीक है, यानी कि आप पीजी किए हैं और बीएड किए हैं तो भी आप एलिजिबल है, सिंपल सी बात है, ठीक है। यानी कि आप बीएड वाले और पीजी वाले भी इसमें एलिजिबल हैं। अब देखिए, कक्षा 9 से 10 तक के लिए विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता में अनुसूचित जाति, इसमें भी 5% छूट दी गई है, सिंपल सी बात है, इसमें भी 5% की छूट दी गई है। अब देखिए, इसमें अलग अलग सब्जेक्ट की यहाँ पर बात की जा रही है, जैसे गणित। तो यहाँ पर आप समझिएगा क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चे का कन्फ्यूजन होता है। गणित के लिए क्या होना चाहिए, ठीक है, गणित के लिए क्या होना चाहिए, स्नातक स्तर पर गणित के साथ यानी कि मैथ्स होना तो एकदम ज़रूरी है, कंपलसरी है, मैथ्स तो होना चाहिए। मैथ्स के साथ आपका क्या होना चाहिए, या तो भौतिकी होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, रसायन विज्ञान हो, सांख्यिकी विषय में से कोई 2 विषय, यानी कि जो भौतिकी है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, कंप्यूटर साइंस है, रसायन विज्ञान है, इनमें से कोई भी 2 अगर आप स्नातक स्तर पर पढ़े हैं अथवा इंजीनियरिंग से स्नातक किए हैं जिसमें गणित की विशेषज्ञता हो, यानी कि अगर आप बीटेक किए उसमें आप गणित पढ़े हैं तो भी आप गणित के लिए 9-10 के गणित के लिए आप एलिजिबल हैं। तो जो मैथ्स के स्टूडेंट हैं, ठीक है, जिनका मैथ ऑनर्स रहा है तो वो मैथ ऑनर्स है तो साथ में फिजिक्स या केमिस्ट्री को एक तो उनका रहा ही होगा, ठीक है। तो वो बोले हैं कि गणित के साथ गणित हो या मतलब कोई फिजिक्स हो गया या रसायन विज्ञान हो गया, इनमें से कोई भी 2 होना चाहिए। तो जो मैथ्स को होते हैं अक्सर उनका केमिस्ट्री और फिजिक्स तो साथ में रहता ही है, ठीक है, यानी कि उसमें गणित होना ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप बीटेक किए हैं तो गणित आपका अगर उसमें है तो आप एलिजिबल हैं। अब देखिए विज्ञान के लिए, अब इस पर ये नहीं है कि 3 साल पढ़ा होना चाहिए, अगर आपका सब्सिडरी में है फिर भी चलेगा,
ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। मतलब कि स्नातक स्तर पर पढ़ा होना चाहिए, 2 साल पढ़ा होना चाहिए, 3 साल ये नहीं है बिल्कुल। ठीक है, आपका बस वो होना चाहिए ग्रेजुएशन में, आपके जो मार्कशीट होगा ना, मार्कशीट में वो सब्जेक्ट मेंशन होना चाहिए। ठीक है, वो भले आप 1 साल पढ़े हो, 2 साल पढ़े हो, 3 साल पढ़े हो, ये चीज़ नहीं है। ठीक है, अब हम विज्ञान की अगर बात करें तो विज्ञान में क्या है कि जंतु विज्ञान, ठीक है, जंतु विज्ञान, प्राणी विज्ञान जिसको बोलते हैं, वनस्पति विज्ञान यानी जूलॉजी, बॉटनी और आपका केमिस्ट्री में पठित हो, अथवा यानी कि आप स्नातक स्तर पर या तो आप जंतु विज्ञान पढ़े हो, या वनस्पति विज्ञान या जूलॉजी से आप पढ़े हो, या बॉटनी से पढ़े हो, या केमिस्ट्री से पढ़े हो, या आप इंजीनियरिंग में स्नातक विषय में विज्ञान की विशेषता हो या विशेषज्ञता हो, यानी इंजीनियरिंग में अगर आप विज्ञान पढ़े हैं, साइंस पढ़े हैं, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तो अब देखिए इसमें जो मतलब कि फिज़िक्स वाले होंगे वो इसमें नहीं आ पाएंगे। अब ग्रेजुएशन जो फिज़िक्स से किए हैं वो नहीं आ पाएंगे, क्योंकि फिज़िक्स का इसमें कहीं मेंशन नहीं किया गया है। जो जंतु विज्ञान, जो बायोलॉजी से हैं या जो केमिस्ट्री से हैं, वही इसके अंदर आ पाएंगे। जनरली ग्रेजुएशन की हम बात कर रहे हैं, तो बाकी इंजीनियरिंग वाले जो विज्ञान मतलब पढ़े हैं अपने बीटेक में, तो वो तो आएंगे ही इसके अंदर। ठीक है, अब देखिए सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान के अंदर क्या है, स्नातक स्तर पर सहायक विषय प्रतिष्ठा विषय के अंतर्गत इतिहास, देखिए इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र एवं राजनीति शास्त्र में से किसी 2 विषय में उत्तीर्ण हो। इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र, ये 4 मतलब आते हैं सोशल साइंस के अंदर। इनमें से कोई भी 2 होना चाहिए। तो जो भी सोशल साइंस के विद्यार्थी होंगे, तो हमें लगता है कि इनमें से 2 सब्जेक्ट तो उनका ज़रूर रहा ही होगा। ग्रेजुएशन में 3 रहता है, तो कम से कम 2 तो रहा ही होगा। तो इसमें कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। लेकिन एक चीज़ और यहाँ पर देखिए, जिसमें अनिवार्य रूप से एक विषय जरूर होना चाहिए, इतिहास और भूगोल। बात समझ रहे हैं? मतलब इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र में से किसी 2 विषय में उत्तीर्ण हो, लेकिन उसमें से एक विषय इतिहास हो या भूगोल हो। जैसे देखिए, जैसे आपने मान लीजिए कि भूगोल कर लिया, और आपने भूगोल लिया था, आपने अर्थशास्त्र लिया था, आपने राजनीति शास्त्र लिया था, तो आप एलिजिबल हैं। आप ग्रेजुएशन में 3 सब्जेक्ट लिए होंगे ना, या मान लीजिए आप भूगोल लिए, अर्थशास्त्र लिया, कोई और एक सब्जेक्ट लिए, तो भी आप एलिजिबल हैं। ये 4 सब्जेक्ट जो ऊपर में दिए गए हैं, इन चारों में से कोई 2 चाहिए, लेकिन उस 2 में एक आपका भूगोल या इतिहास चाहिए। अब बाकी अगर ये दोनों मान लीजिए लिए हैं, इतिहास लिए हैं, तो भी आप एलिजिबल हैं। आप मान लीजिए अर्थशास्त्र लिए हैं, इतिहास लिए है, कोई एक और सब्जेक्ट और कोई दूसरा ले लिए हैं, ठीक है, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी जो भी है, तो भी आप एलिजिबल हैं। अब मान लीजिए कि आप भूगोल लिए हैं और कोई दूसरा 2 सब्जेक्ट लिए हैं, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र नहीं लिए हैं, तो आप एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। बात समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए आपने भूगोल लिया, ठीक है, और इसमें मतलब चारों में से केवल एक आपने भी भूगोल लिया है, अब बाकी अदर सब्जेक्ट जो इस चारों में नहीं है आपने लिया है, तो आप फिर एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। इन चारों में से कोई 2 होना चाहिए, और उस 2 में से एक भूगोल या इतिहास होना चाहिए। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। आगे देखते हैं। अब देखिए, भाषा से तो सिंपल सी बात है कि उस भाषा में स्नातक लेवल पर वो भाषा आप पढ़े हो। देखिए, ग्रेजुएशन का मतलब क्या है कि आप ग्रेजुएशन लेवल पर वो विषय पढ़े हो। ज़रूरी नहीं है कि आपका उसमें ऑनर्स हो, ये ज़रूरी नहीं है कि 3 साल आप पढ़े हो। माध्यमिक शिक्षा के पद हेतु भाषा से संबंधित विषयों में संबंधित भाषा विषय के रूप में स्नातक स्तर पर पठित होना अनिवार्य है, पढ़ा होना चाहिए। अगर आप ग्रेजुएशन में हिंदी पढ़े तो आप हिंदी के लिए एलिजिबल है, ग्रेजुएशन में आप संस्कृत पढ़े तो आप संस्कृत के लिए भी एलिजिबल है, ग्रेजुएशन में आप इंग्लिश पढ़े हैं, अब ज़रूरी नहीं है कि आपका इंग्लिश ऑनर्स है, ठीक है, लेकिन आप ग्रेजुएशन के अंदर पढ़े हैं तो आप भाषा के लिए, उस भाषा के लिए आप एलिजिबल हैं। ठीक है, 11वीं 12वीं के लिए देखते हैं। अब देखिए, इसमें क्या है, 50% अंकों के साथ आपका पीजी होना चाहिए और आपका बीएड होना चाहिए, ठीक है, या 45% अंकों के साथ कह रहे हैं आपका पीजी हो, ठीक है, और इसमें यहाँ पर ये लगा दिया इसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, ठीक है। मान्यता के लिए आवेदन पत्र जमा करने की समय सीमा, यानी कि जो आपका नए पाठ्यक्रम निर्धारण किया गया है मानक और मापदंड के अनुसार, यह प्रशिक्षण शुरू करने के लिए अनुमति विनिमय 2002 यानी कि 10/12/2007 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानदंड क्रियाविधि विनियम 2007 के अनुसार राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से वो मान्यता प्राप्त संस्थान होना चाहिए। उससे आप बीएड अगर आप किए हो तो भी आप एलिजिबल हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, पीजी के लिए आपने यहाँ पर देख लिया, या आप 55% अंकों के साथ मान लीजिए समकक्ष ग्रेड के साथ
विनिर्दिष्ट विषय में यानी कि आपने पीजी किया है और 3 वर्षीय एकीकृत आपने बीएड एमएड किया है तो भी आप एलिजिबल हैं। 11वीं से 12वीं तक के लिए देखिए इसमें भी 5% का छूट दिया गया है। इसमें भी जो भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आते हैं, पिछड़ा वर्ग, हम दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 5% का छूट दिया गया है। ठीक है, अब इसके अंदर देख लीजिए सब्जेक्ट पोस्ट ग्रेजुएशन सिंपल सी है, जिस सब्जेक्ट में आप टीचर बनना चाहते हैं वो आपका उससे पीजी होना चाहिए। जैसे फिज़िक्स के लिए आप करना है तो फिज़िक्स के लिए या तो आप पीजी फिज़िक्स से किए हैं, या तो इलेक्ट्रॉनिक्स से किए हैं, या तो आप अप्लाइड फिज़िक्स से किए हैं, या न्यूक्लियर फिज़िक्स से किए हैं, तो आप 11th-12th में फिज़िक्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। केमिस्ट्री में अगर अप्लाई करना है तो केमिस्ट्री से आप पीजी किए हैं या बायोकेमिस्ट्री आप किए हैं, बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, इकोनॉमिक्स के लिए तो इकोनॉमिक्स आप किए हैं या अप्लाइड इकोनॉमिक्स या बिजनेस इकोनॉमिक्स से आप पीजी किए हैं। तो अब कॉमर्स के लिए है तो मास्टर्स डिग्री यानी कॉमर्स में आपका मास्टर होना चाहिए। ठीक है, यानी एमकॉम होना चाहिए। तो आप इसके लिए, या आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स सेल नॉट बी एलिजिबल। देखिए बिजनेस इकोनॉमिक्स ना ये एलिजिबल नहीं है, ठीक है, नहीं होगा। तो आपका एमकॉम होना चाहिए, कॉमर्स में मास्टर होना चाहिए। बायोलॉजी के लिए है तो बॉटनी से आप पीजी किए हो, या जूलॉजी से, या लाइफ साइंस से, या बायो साइंस से, या जेनेटिक, या माइक्रोबायोलॉजी, या बायोटेक्नोलॉजी, या मोलेकुलर बायोलॉजी, या प्लांट फिजियोलॉजी, ये सारे जो हैं, या जूलॉजी, बॉटनी। ठीक है, ग्रेजुएशन लेवल पर लेकिन होना चाहिए इसमें। ठीक है, बॉटनी और जूलॉजी, तो आप इसके लिए भी एलिजिबल हैं। ठीक है, प्लांट फिजियोलॉजी जो है ना, ये कह रहे हैं कि प्रोवाइडेड दे हैव स्टडीज़, इसमें फिजियोलॉजी में वही प्लांट फिजियोलॉजी से जिसका पीजी है और वो ग्रेजुएशन पर बॉटनी जूलॉजी पढ़े हैं तो एलिजिबल है। बाकी बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायो साइंस जो भी है इससे आपका पीजी है तो आप एलिजिबल है। और इसमें देखिए मैथ्स में तो सिंपल सी बात है, मैथ्स से आपका पीजी होना चाहिए या अप्लाइड मैथ्स से आपका पीजी होना चाहिए तो आप एलिजिबल है। ठीक है, अब इसमें देखिए 50% अंकों के साथ कह रहे हैं कि निम्न विषय में आपका क्या होना चाहिए, संस्थान से प्राप्ति उपाधि DOEACE से स्तर ए एवं किसी विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि यानी पीजी होनी चाहिए। या बीटेक भी अगर आप किए हैं तो भी आपका चलेगा। कंप्यूटर साइंस से सबके लिए अलग अलग बताया है, यानी कि अब इसमें ना कंप्यूटर साइंस से जो बीटेक किए हैं या BCA किए हैं, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट किए हैं, डिप्लोमा अगर एवं किसी भी विषय में वो पीजी की उपाधि अगर लिए हैं वो भी एलिजिबल हैं। यानी कि सिंपल सी बात है कि जो पहले मतलब कि ये विरोध हो रहा था कंप्यूटर साइंस वाले और बीटेक वाले, इंजीनियरिंग वाले, तो उन लोगों को भी शामिल कर दिया गया। या 3 वर्षीय MCA आप अगर किए हैं, MCA 3 वर्षीय कोर्स यानी 6 सेमेस्टर का, तो भी आप एलिजिबल इसके लिए हैं पीजी पोस्ट के लिए। ठीक है, और इसमें भी 5% की छूट दी गई है। संगीत विषय के लिए भी आप देखिए, संगीत विषय में 50% अंकों के साथ आपका किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से आपका पीजी संगीत शिक्षा में होना चाहिए। इसमें किसी प्रकार का कुछ भी मान्यता प्राप्त संस्था के संबंधित किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर प्रयासी विभाग का निर्णय अंतिम होगा, मतलब कि वो मान्यता प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, बाकी यहाँ पर आप देख लेंगे अलग अलग का दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर देखिए राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर आहूत शिक्षक पात्रता परीक्षा यथा प्राइमरी शिक्षा के लिए सीटेट पेपर 1 या बीटेट पेपर 1 होना चाहिए। ये बात समझ रहे हैं? ठीक है, माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए टेट यानी कि टेट पेपर 1 होना चाहिए। उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए 11th-12th के लिए टेट पेपर 2 होना चाहिए और टेट पेपर 1 9th-10th वालों के लिए होना चाहिए। और सीटेट पेपर 1 या बीटेट पेपर 1 अगर आपका हुआ है के लिए तो आप प्राइमरी के लिए हैं। अब देखिए यहाँ पर एक और चीज़, वर्ष 2012 से पूर्व नियुक्त एवं कार्यरत जो शिक्षक हैं जो दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होंगे, ठीक है, के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्णता अनिवार्य नहीं होगी। शिक्षक पात्रता परीक्षा उनके लिए ज़रूरी नहीं है जो 2012 से मतलब पहले कार्यरत हैं या पूर्व नियुक्त हो चुके हैं, उनके लिए ये ज़रूरी नहीं है जो बीटेट एस्टेट आपको बताया गया। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है। अब देखिए एक चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण मैं आपको बताना चाहूँगी यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये आपको समझना है। ठीक है, यहाँ से नोट से देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, शिक्षक प्रशिक्षण के वैसे अभ्यर्थी यानी कि बीएड वाले हैं जो जिनका भी अभी डिग्री नहीं कंप्लीट हुआ है, जो शैक्षणिक योग्यता धारित करते हैं,
करते हो, पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हो। अब मान लीजिए सीटेट आप पास कर चुके हैं, ठीक है, और लेकिन अभी आपका बीएड क्लियर नहीं हो, क्योंकि बीएड फर्स्ट ईयर में भी सीटेट का फॉर्म फिलअप करते हैं लोग और एग्ज़ाम देते हैं। मान लीजिए पास हो गए, शिक्षक प्रशिक्षण पूरा कर लिए हो तथा शिक्षक प्रशिक्षण की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले हैं, वे भी विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति आवेदन कर सकते हैं, नियुक्ति हेतु आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते शिक्षक प्रशिक्षण की परीक्षा का आयोजन दिनांक 31 अगस्त 2023 तक पूर्ण हो जाए। मतलब सिंपल सी आपको इस लाइन का मतलब बता रही हूँ, ठीक है। इस लाइन का मतलब ये है कि आप मान लीजिए कि बीएड कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं, आपने बीएड फर्स्ट ईयर में सीटेट निकाल लिया है या बीटेट आपने निकाल लिया, आप सेकेंड ईयर में बीएड सेकेंड ईयर में चले गए। इस बार आपका मान लीजिए कि 2023 में आपका बीएड फाइनल होने वाला है और 31 अगस्त 2023 से पहले अगर आपका बीएड का एग्ज़ाम पूरा हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, इससे पहले जैसे बहुत सारे अभी यूनिवर्सिटी का नोटिफिकेशन आ रहा है बीएड का एग्ज़ाम कंडक्ट होने के लिए, है ना, जून जुलाई में से एग्ज़ाम होता है। यहाँ पर दिया गया है कि 31 अगस्त से पहले अगर आपका मान लीजिए बीएड का एग्ज़ाम हो जाएगा तो आप इसमें एलिजिबल हैं, ठीक है, यानी कि इसमें आप फॉर्म भर सकते हैं, आप भी शिक्षक बन सकते हैं। तो इसलिए आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो 2023 जिनका 2021-23 सेशन है वो भी अभ्यर्थी इसमें शामिल है। अब आगे और देखिए, आगे इसमें देखिए, इसको ध्यान से देखिए, जो विद्यार्थी अभी 21-23 सेशन में हैं और जो सीटेट क्वालिफाई कर चुके हैं या जो इस बार सीटेट देने वाले हैं, दोनों के लिए मैं बोल रही हूँ, इम्पॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से देखिए। उन्हें ऐसी परीक्षा में 31 अगस्त 2023 तक भाग लेने का प्रमाण एवं एडमिट कार्ड एवं परीक्षा फल सहित प्रशैक्षणिक अर्हता संबंधी सभी आवश्यक प्रमाण पत्र की मूल प्रति आयोग के द्वारा सत्यापन हेतु मांगे जाने पर समय उपलब्ध कराना होगा, ससमय उपलब्ध कराना होगा। कहने का मतलब कि जब उनका सत्यापन होगा उसके बाद ही उनका प्रशैक्षणिक अर्हता मान्य होगा। आवेदन के समय भी उनसे ये सेल्फ डिक्लेरेशन भी देना होगा, स्वघोषणा भी देना होगा कि हाँ आप मतलब सीटेट पास हैं तो उसका एडमिट कार्ड हो या उसका मतलब रिज़ल्ट हो, अगर आप बीएड में हो, फाइनल ईयर में हो तो उसका एडमिट कार्ड, ये आपसे फॉर्म के समय मांगा जाएगा, आपको अपलोड करना होगा, अलग से वो ऑप्शन रहेगा, ठीक है। आपको मतलब प्रूफ करना होगा कि हाँ हमारा सीटेट क्लियर है और हम मतलब बीएड का मेरा पेपर होने वाला है, 31 अगस्त से पहले मेरा पेपर हो जाएगा जो भी, ठीक है। तो ये आपको बताना होगा, या एडमिट कार्ड वगैरह जारी हुआ है तो आपको देना होगा। जब आपका मतलब कि क्या बोलते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस समय भी फिर आपको क्लियर करना होगा, उस समय आपको दिखाना होगा। देखिए एतत् संबंधी सभी प्रमाण पत्र यदि आवेदन जमा करने के समय पूर्व से ही निर्गत हो तो उपरांत स्व घोषणा आधारित विकल्प लागू नहीं होगा, ठीक है। और ऐसे विद्यार्थी को ऐसे प्रमाण पत्रों के संबंध में अनिवार्य रूप से ऑनलाइन आवेदन में अंकित करना होगा, उसकी छाया प्रति भी देनी होगी। अगर हैं आपके पास तो अभी आपको देनी होगी, ठीक है, नहीं तो फिर आपको जब मतलब कि क्या बोलते हैं सत्यापन उपरांत, यानी कि सत्यापन जब किया जाएगा, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस समय आपको देना होगा, ठीक है। और जब आप सही पाए जाएंगे तभी आप सिलेक्ट होंगे। अब देखिए उदाहरण के तौर पर दिया गया है, इस चीज़ों को समझने के लिए, ये लाइनें अभी तक अगर नहीं समझ में आई होगी तो यहाँ एग्जाम्पल के लिए दिया गया है कि आप ऐसे समझ लीजिए। जैसे वर्ग 1 से 5 तक के लिए वैसे उम्मीदवार जो शैक्षणिक योग्यता, देखिए शैक्षणिक योग्यता और पात्रता दोनों में क्या अंतर है। शैक्षणिक योग्यता यानी कि बीएड डीएलएड जो हो गया ये धारण करते हो, मान लीजिए आपका बीएड हो गया है क्लियर या आपका डीएलएड हो गया है क्लियर और सीटेट पेपर 1 में उत्तीर्ण हो, सीटेट पेपर 1 भी आप पास हो, परंतु प्रशैक्षणिक योग्यता से संबंधित पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष में हो, यानी कि आप मतलब धारण करने का मतलब क्या होगा कि बीएड में आप हैं, मतलब बीएड आप कर रहे हैं, आप एलिजिबल है, डीएलएड आप कर रहे हैं तो आप एलिजिबल हैं, पेपर 1 आपका पास हो गया है, लेकिन आप बीएड या डीएलएड में अंतिम वर्ष में हैं तो विद्यालय अध्यापक के पद पर आप नियुक्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते कि प्रशैक्षणिक योग्यता संबंधी जो परीक्षा है यानी कि बीएलएड डीएलएड जो भी है बीएड डीएलएड, इसका आयोजन 31 अगस्त 2023 से पहले हो जाना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर ऐसा कोई मेंशन नहीं किया गया है, मतलब ये नहीं कहा गया है उदाहरण के तौर पर कि सीटेट अगर जो बच्चे जुलाई में देने वाले हैं
ठीक है, सीटेट दे दिए और उसका रिजल्ट नहीं आया, वो शामिल हो। यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिया गया है वो दिया गया है किसके लिए? जो आपका शैक्षणिक योग्यता है उसके लिए, पात्रता के लिए नहीं दिया गया है। अब आपके मन में होगा कि क्या जिसका इस वर्ष सीटेट का जुलाई में पेपर होने वाला है और बीएड मान लीजिए हो गया है या बीएड फाइनल ईयर में है, वो तो यहाँ पर बता दिया गया कि जो फाइनल ईयर में है वो योग्य है। लेकिन अब यहाँ पर क्लियर ये वाला करना है कि क्या सीटेट वाले जो इस वर्ष सीटेट देने वाले हैं वो एलिजिबल है या नहीं। चलिए इसके ऊपर आपको हम ट्यूट दिखाएंगे। तब तक यहाँ पर आयु सीमा देख सकते हैं। न्यूनतम आपका 18 वर्ष होना चाहिए। 1 अगस्त से ही एज काउंट किया जाएगा, मतलब 1 अगस्त तक आपका होना चाहिए। और यहाँ पर देखिए सभी पदों की नियुक्ति है तो न्यूनतम अधिकतम उम्र सीमा के लिए कट ऑफ तिथि 1 अगस्त 2023 होगी। प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक के लिए कट ऑफ तिथि 1 अगस्त 2023 को अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए इसका मैक्सिमम एज, अधिकतम आयु जनरल कैटेगरी के मेल के लिए 37 होना चाहिए। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, ठीक है, पिछड़े वर्ग की महिला हो एवं अनारक्षित महिला यानी कि जो जनरल कैटेगरी के अंदर जो महिलाएं आती है इन सभी के लिए 40 साल है। केवल जनरल कैटेगरी के पुरुष के लिए 37 है, बाकी पिछड़ा वर्ग की महिला हो, किसी भी वर्ग की महिला हो और किसी भी मतलब जनरल छोड़कर बाकी और जितने भी कैटेगरी के पुरुष हो, ठीक है, उन सभी के लिए क्या है? 40 वर्ष। और इसके अलावा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का पुरुष हो या महिला हो, इसके लिए 42 साल। और जो सेवावृत्ति की आयु है, सेवावृत्ति की जो आयु है वो 60 वर्ष, यानी कि जब आप इसमें सिलेक्ट हो जाएंगे तो 60 वर्ष के एज तक आप इसमें कार्यरत रहेंगे। ठीक है, आयु सीमा में छूट भी दी गई है। इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पूर्व पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले जो प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पश्चात नियुक्ति के प्रथम स्वयं व्यवहार में अधिकतम आयु 10 वर्ष का छूट है। जो पहले से मतलब कि नियोजित जो शिक्षक हैं उनके लिए ये कहा गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा। अब मेन यहाँ पर देखते हैं कि 1 to 5 के लिए क्या क्या पढ़ना है, क्या बदलाव हुआ है, जैसा कि मैंने कल वीडियो में आप लोगों को बताया था, तो इसको अच्छे से यहाँ समझ लीजिए। देखिए 1 to 5 के लिए प्राथमिक से उच्च माध्यमिक विद्यालयों के सभी अध्यापकों के लिए, यानी कि वो प्राइमरी हो यानी कि पीआरटी हो या टीजीटी हो, पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी, ये तीनों के लिए है पहला जो है पहला पार्ट। ठीक है, मीन 2 पार्ट में एग्ज़ाम होगा, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 जो है ये सभी को देना है, चाहे आप पीआरटी कर रहे हो, आप टीजीटी कर रहे हो या पीजीटी कर रहे हो, मतलब किसी के लिए भी आप आवेदन कर रहे हो, ये सबके लिए होगा। अब देखिए, अब जो पेपर 1 है इसको पार्ट 1 मैंने बोला, ये 2 पार्ट में है। एक पार्ट में आपका है इंग्लिश, और दूसरा पार्ट में आपका है हिंदी। ठीक है, इंग्लिश से 25 क्वेश्चन और हिंदी से 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल कितने हो गए? 100। ये 100 में से 30 नंबर आपको लाना अनिवार्य होगा, यानी कि ये मिनिमम आपको कम से कम 30% आपको लाना होगा। और इसमें नो निगेटिव मार्क, इसमें कोई निगेटिव मार्क नहीं है, इसमें नो निगेटिव मार्क, इसमें कोई निगेटिव नहीं है। ये चीज़ क्लियर हो गया। अब देखिए, अंग्रेजी भाषा के लिए समान होगा, हिंदी भाषा, उर्दू भाषा, बांग्ला, तीनों में से किसी एक भाषा का चुनाव करना होगा। देखिए इसमें एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी, जैसे इसमें 2 पार्ट होगा तो इंग्लिश ये कंपलसरी है कि 25 नंबर का इंग्लिश होगा ही। बाकी दूसरा हमने बोला हिंदी, तो ये ज़रूरी नहीं कि हिंदी होगा, हिंदी की जगह आप उर्दू भी रख सकते हैं, बांग्ला भी रख सकते हैं या हिंदी, इन तीनों में से कोई भी एक का आपको चूज़ करना होगा। लेकिन इंग्लिश ये सभी को देना है। आप बांग्ला के लिए दे रहे हो, आप उर्दू के लिए दे रहे हो, आप हिंदी के लिए दे रहे हो, आप किसी भी सब्जेक्ट के लिए दे रहे हो, आप किसी भी पद के लिए आप दे रहे हो आवेदन, बट इंग्लिश इसमें रहेगा। ठीक है, तो ये 100 नंबर का हर किसी को एग्ज़ाम देना है। जो पहले ये 100 नंबर का पेपर होगा उसमें सारे विद्यार्थी बैठेंगे। उसके बाद जिसका जो पद होगा, जो प्राइमरी के दे रहे हैं तो प्राइमरी के एक दिन एग्ज़ाम कंडक्ट होगा वो देंगे, जो टीजीटी के लिए दे रहे हैं वो टीजीटी के दिन जो एग्ज़ाम कंडक्ट होगा उसमें बैठेंगे, और जो पीजीटी के लिए दे रहे हैं वो पीजीटी का एग्ज़ाम जिस दिन कंडक्ट होगा उस दिन बैठेंगे। लेकिन इस दिन 100 नंबर का जो आपका एलिजिबिलिटी हो रहा है, मतलब इसमें जो आपका क्वालिफाई पेपर जो है पेपर 1, इसमें सभी को बैठना है। ये चीज़ क्लियर हो गया। अब दूसरा देखिए 1 से 5 तक, 1 से 5 यानी प्राइमरी विद्यालय के जो अध्यापक बनेंगे उनके लिए क्या पढ़ना होगा। जैसे पहला पेपर 100 नंबर तो सभी को देना है,
दूसरा पेपर में क्या होगा, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहाँ से, ये देखिए इसमें केवल 150 नंबर पहले था ना, आप लोग जानते थे, अब ये 150 से घटाकर 120 कर दिया गया। 2 घंटे यानी 120 मिनट में 120 क्वेश्चन, तो ये मुझे लगता है अच्छा ही हो गया। आप लोग भी यही बोलेंगे कि अच्छा हो गया, 120 मिनट में 120 क्वेश्चन, यानी 1 मिनट में 1 क्वेश्चन। पहले 150 क्वेश्चन था लेकिन 120 मिनट था, ठीक है। आधा घंटा का क्या था, मतलब कि ज़्यादा आधा घंटा कम समय था आप लोगों के अकॉर्डिंग। जैसे आप लोग भी बोलते थे कि नहीं 1 मिनट एक क्वेश्चन पर होना चाहिए, तो अब क्वेश्चन को ही घटा दिया गया, समय को नहीं बढ़ाया गया, 120 क्वेश्चन होंगे। तो अभी के अकॉर्डिंग देखिए, पहले क्या था छोड़ दीजिए, अभी क्या है 120 मार्क्स के एग्ज़ाम होंगे, 120 क्वेश्चन होंगे। अब यहाँ पर क्या होंगे, ये प्राइमरी का है तो यहाँ पर ये नहीं है कि 80 और 40, ऐसा कुछ नहीं है। 120 में क्या क्या पढ़ने हैं, इसमें आपका प्राथमिक गणित, ठीक है, मानसिक क्षमता यानी कि रीजनिंग परीक्षण, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण, ये सभी मिलाकर 120 नंबर का। अब देखिए जो प्राथमिक विद्यालय का पाठ्यक्रम SCERT है, इससे संबंधित होगा सामान्य अध्ययन पत्र के प्रश्न, यानी कि जो ये प्रश्न पत्र होगा 120 नंबर का, 120 क्वेश्चन, ये आपका SCERT बेस होगा, लेकिन इसका जो स्तर होगा वो क्या होगा, निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इसके लिए न्यूनतम अर्हता क्या है कि आपका मतलब कि 12th होना चाहिए, इंटर होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि इसका जो लेवल होगा वो 12th लेवल तक जाएगा, है ना, +2 तक जाएगा। बट बेस जो यहाँ पर बोला गया है SCERT ही बोला गया है, SCERT बोला गया। इसका मतलब ये नहीं कि SCERT में जो क्वेश्चन केवल वही से पूछा जाएगा, इसका जो लेवल होगा वो +2 तक होगा। ये चीज़ आप समझ गए। दूसरा देखिए, दूसरा अगर हम बात करें माध्यमिक यानी कि जो 9th 10th के लिए हैं उनके लिए, अब उनके लिए भी 120 ही नंबर का, अब 120 क्वेश्चन होगा, लेकिन ये दो भाग में होगा। एक भाग 80 नंबर का और दूसरा भाग 40 नंबर का। 80 भाग में आपसे जो आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक पूछा जाएगा, और 40 मार्क्स में आपका जनरल अवेयरनेस हो जाएगा। जैसे देखिए 80 और 40 में इसको डिवाइड कर दिया गया, 80 और 40। तो 80 नंबर में क्या पूछा जाएगा कि जो भी आप जैसे हिंदी के लिए दे रहे हैं, हिंदी, बांग्ला, उर्दू, संस्कृत, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, आप किसके लिए दे रहे हैं। अगर आप मान लीजिए साइंस के लिए दे रहे हैं, आप साइंस 9th 10th साइंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपका साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। मतलब साइंस में सब आ जाएगा, ऐसा नहीं केवल बायोलॉजी, यहाँ पर्टिकुलर नहीं होगा, साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। अगर आप सामाजिक विज्ञान का दे रहे हैं तो ऐसा नहीं कि केवल हिस्ट्री से पूछा जाएगा, नहीं, सामाजिक विज्ञान में सब आ जाता है ना, तो सबसे पूछा जाएगा। 9th 10th में स्पेसिफिक नहीं होता है, ठीक है, वो PG लेवल पर आपका होता है। उसके बाद अगर गणित के लिए आप 9th 10th का दे रहे हैं तो 80 नंबर में गणित से पूछा जाएगा, यानी जिस सब्जेक्ट के लिए आप दे रहे हैं उस सब्जेक्ट से 80 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर NCERT से संबंधित होगा जो पाठ्यक्रम होगा, और इसका भी जो लेवल होगा ग्रेजुएशन लेवल तक होगा, क्योंकि इसका मिनिमम अर्हता क्या है, ग्रेजुएशन है, ठीक है। तो ग्रेजुएशन लेवल तक इसका लेवल होगा क्वेश्चन का। दूसरा पार्ट में जनरल अवेयरनेस होगा, जो जैसे कि आप लोगों ने कमेंट किया था, जनरल अवेयरनेस में क्या क्या आता है, क्या क्या पढ़ना होगा। जनरल अवेयरनेस में सब आ जाएगा। सामान्य अध्ययन पत्र में आपका क्या क्या आ जाएगा, इसमें देखिए, इसमें इसका स्तर मतलब जो मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया ना, सामान्य अध्ययन, तो ये सारी, जैसे प्राइमरी में सामान्य अध्ययन आपने देखा ना, प्राइमरी में केवल सामान्य अध्ययन ही पूछेगा, और यही सामान्य अध्ययन 9th 10th में जो आप पेपर देंगे तो 40 नंबर में पूछेगा। 40 नंबर में यही सामान्य अध्ययन, यानी कि आपका उसके अंदर आपका आ जाएगा एलिमेंट्री मैथ्स आ जाएगा, रीजनिंग आ जाएगा, GK GS आपका आ जाएगा। आप ये कर लीजिए सब इंक्लूड, भूगोल, पर्यावरण, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये सब आ जाएगा किसके अंदर, 40 नंबर के अंदर। और 80 नंबर में क्या आएगा, आपका जो सब्जेक्ट होगा। तो ये हो गया आपका 9th 10th के लिए, ठीक है। और प्राइमरी में केवल और केवल सामान्य अध्ययन रहेगा, और 9th 10th में 80 नंबर में आपका सब्जेक्ट रहेगा और 40 में सामान्य अध्ययन रहेगा। और इस सामान्य अध्ययन में भी देखिए यहाँ पर दे दिया गया है कि क्या क्या रहेगा, प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल। एक चीज़ इसमें नहीं रहेगा, आप ध्यान दीजिएगा, क्या नहीं रहेगा, EVS यानी कि आपका पर्यावरण विज्ञान। देखिए प्राइमरी में था ना, प्राइमरी में आप देख लीजिए, प्राइमरी में आपका यहाँ पर पर्यावरण था, बट ये पर्यावरण यहाँ पर 9th 10th में नहीं रहेगा, इसमें पर्यावरण पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है। पर्यावरण
तीसरा चौथा पाँचवा क्लास में होता है, तो इसलिए 1 to 5 में वो शामिल किया गया है, 9th-10th में नहीं किया गया है। एक चीज़ ये क्लियर हो गया। दूसरा देखिए 11th-12th के लिए, 11th-12th के लिए भी सेम जैसे 9th-10th के लिए है वैसे ही है। 80 नंबर में आपका सब्जेक्ट होगा, 40 नंबर में जनरल अवेयरनेस होगा। जनरल अवेयरनेस में वही सारी चीज़ जो 9th-10th में आप पढ़ रहे हो। हाँ, 80 नंबर में यहाँ पर क्या है, जैसे साइंस है तो साइंस में आप फिजिक्स के लिए अप्लाई है तो 80 में फिजिक्स से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आप केमिस्ट्री के लिए अप्लाई किए हो तो 80 नंबर में केमिस्ट्री से ही पूछा जाएगा। इसके अंदर पार्टिकुलर, क्योंकि एक एक सब्जेक्ट के बेस पर आप अप्लाई करते हो, ठीक है, यानी केमिस्ट्री के लिए, बायोलॉजी के लिए ऐसे अप्लाई करते हो तो उसी सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाएगा। या भोजपुरी, हिंदी, इंग्लिश जिसके लिए भी अप्लाई किए हैं पीजीटी लेवल में, उसी सब्जेक्ट से आपको 80 नंबर में पूछा जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। और इसका लेवल भी आपका क्या रहेगा, पीजीटी लेवल का रहेगा, क्योंकि इसके लिए मिनिमम आपका क्वालिफिकेशन पीजी मांगा गया है, तो पीजी लेवल का इसका लेवल रहेगा। और एनसीईआरटी बेस ऐसे पाठ्यक्रम रहेगा, ठीक है। देखिए एससीईआरटी दिया गया है प्राइमरी में और 9th, 10th, 11th, 12th में एनसीईआरटी बेस दिया गया है। बाकी मैक्सिमम लेवल क्वेश्चन का आपका होगा वो आपका जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगा गया है उस लेवल तक होगा। मीन्स कि पीजीटी के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, आपका पीजी मांगा गया है, तो पीजी लेवल तक हो जाएगा उसका क्वेश्चन का लेवल, ठीक है। तो इसलिए आपको सोचना है कैसे पढ़ाई करना है ताकि हम सही तरीके से सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएँ, ठीक है। तो यहाँ तक तो मुझे नहीं लगता है किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है। आगे यहाँ पर देखिए डिटेल्स में आप पढ़ लेंगे। मेरिट जो बनेगा वो सेकंड पेपर से बनेगा, ठीक है। पहला पेपर मेरिट में नहीं ऐड होगा, ये चीज़ आप समझ लीजिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर ये कोड आपको आवेदन भरने के समय काम आएगा। अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो आपका कोड 1 होगा, अगर आप अनुसूचित जाति में आते हैं तो आपका कोड 2 होगा। ये कोड आपको मतलब फॉर्म भरने के टाइम आपको काम आएगा। और फॉर्म भरने के टाइम पर क्या क्या आपका डॉक्यूमेंट लगेगा ये थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। देखिए जिस भी आप कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, अगर मान लीजिए आप ओबीसी में आते हैं तो ओबीसी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर आप यहाँ पर जो भी आपका है, मान लीजिए पीडब्ल्यूडी में आते हैं तो उसका आपका होना चाहिए डॉक्यूमेंट, वो अपलोड करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पर देखिए ईडब्ल्यूएस के लिए थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। इस विज्ञान हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 के आधार पर आपका ईडब्ल्यूएस निर्गत प्रमाण पत्र मान्य होगा, यानी इसके आधार पर जो आपका ईडब्ल्यूएस होगा वही मान्य होगा 22-23 के आधार पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या लगेगा, ठीक है। मैट्रिक का आपका मार्कशीट लगेगा, ठीक है। उसके बाद जो भी आप जिसमें भी आप रखते हैं दक्षता वो भी लगेगा, मतलब जैसे बीएड हो गया या डीएलएड जो भी आपने किया है वो लगेगा, उसका मार्कशीट, अंक पत्र लगेगा। उसके बाद बिहार का आपका निवास लगेगा, ठीक है, अस्थायी निवास संबंधी प्रमाण पत्र लगेगा। अगर आप ओबीसी या किसी भी कैटेगरी से आते हैं, ठीक है, या मतलब एक चीज़ और, मान लीजिए पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार के लिए क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र, यानी कि जो महिला उम्मीदवार के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए प्रमाण पत्र, यानी कि आपके मायके से होना चाहिए। अगर आपका शादी किसी दूसरे स्टेट में हो गया है तो आपके मायके से होना चाहिए, फिर भी आप एलिजिबल है, ऐसा नहीं कि नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका प्रमाण पत्र जो होना चाहिए उस पर पति का नहीं पिता का नाम होना चाहिए, यानी मायके से आपका होना चाहिए निवास प्रमाण पत्र, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या है, दूसरी चीज़ है कि जो भी आप कैटेगरी में आते हैं, जैसे मान लीजिए आप पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग में आते हैं तो उसका प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है, तभी उसका बेनिफिट आपको मिलेगा, ठीक है। दूसरी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति भी है तो उसका आपका पास प्रमाण पत्र होना चाहिए। और महिला उम्मीदवार के लिए यहाँ पर साफ बोला गया है कि पिता के नाम पर पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस का देखिए यहाँ पर उनके पास भी होना चाहिए प्रमाण पत्र, तभी उसका बेनिफिट उन्हें मिल पाएगा, यानी ईडब्ल्यूएस के इसमें दिया गया है, ठीक है। अब देखिए दिव्यांग अगर कोई है तो उसके लिए उनको प्रमाण पत्र देना होगा, यानी कि जो भी आप रखते हैं, जैसे कोई पहले सैनिक के पोता पोती हैं, स्वतंत्र सेनानी के पोता पोती नाती नतनी अगर हैं तो उसका भी उनके पास प्रमाण होना चाहिए, वो अगर अप्लाई करते हैं तभी उनको उसका बेनिफिट मिलेगा। इसके साथ मैं आपको बता देना चाहती हूँ फ़ोटो चाहिए और हाल का खींचा हुआ, और लिखित परीक्षा के लिए भरे एवं डाउनलोड किए गए आवेदन की प्रति होना चाहिए, ठीक है। जो मतलब लोग अभी इस बार फाइनल ईयर में हैं और जिनका पेपर होने वाला है तो ई एडमिट कार्ड उनको करना होगा। लिखित परीक्षा के लिए जो एडमिट कार्ड जारी होता है ना, तो एडमिट कार्ड का फ़ोटो आपको लगाना होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई, यहाँ पर आपने देख लिया। बाकी और चीज़ आप पढ़ लेंगे। देखिए फॉर्म भरने का तारीख 15
से स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि 15 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा, 12 जून तक चलेगा आवेदन। और जो फ़ी लगेगा उसके बारे में थोड़ा सा मैं बता देती हूँ, फ़ी क्या लगेगा। ठीक है, फाइनली ये चीज़ बता देती हूँ, फ़ी कितना लगेगा। देखिए 750 रुपये जनरल कैटेगरी का लग रहा है। ठीक है, 750 रुपया कहीं मेंशन है, जस्ट अ मिनट। अब जो भी अपना मोबाइल कार्ड, आधार कार्ड ये सब है उसको आप रेडी रखेंगे। ठीक है, जो आधार लगाएंगे उसमें 200 रुपये का छूट है हर पत्र पर। जैसे कि आप एगो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया गया है, देखिए बायोमेट्रिक फ़ी के रूप में 200 रुपया तथा अलग अलग आरक्षण कोटिवार निम्न शुल्क जमा करना होगा। ठीक है, जैसे अलग अलग पद के लिए, जैसे पहले आपको सामान्य अभ्यर्थी के लिए कितना 750 रुपये लगेगा, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए कितना 200 रुपये लगेगा, सभी आरक्षित अनारक्षित वर्ग की महिला के लिए, मतलब सभी, देखिए जनरल कैटेगरी का हो या वो किसी भी कैटेगरी का हो, महिला के लिए 200 रुपये लगेगा। देखिए गर्ल्स आपके लिए ओनली 200 रुपीज़ लगेगा। दिव्यांग अभ्यर्थी है 40% या 40% से अधिक उनका अगर दिव्यांगता है तो उनके लिए भी 200 रुपये लगेगा। और अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए कितना लगेगा 750। देखिए अलग अलग अगर आप पद के लिए कर रहे हो तो 200 रुपये एक्स्ट्रा लगेगा अलग अलग पद के लिए। जैसे एक पद के आपने किया 750 लगा और नेक्स्ट पद के लिए और आप कर रहे हैं तो इसमें 200 और ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ है। और देखिए वैसे व्यक्ति जिनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में, यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन में पहचान पत्र के रूप में आधार संख्या अंकित किया जाता है तो उन्हें बायोमेट्रिक फ़ी के रूप में 200 रुपया अतिरिक्त शुल्क प्रति पद का भुगतान नहीं करना होगा। अगर आप आधार कार्ड लगाते हैं, ठीक है, तो फिर ये 200 रुपये जो एक्स्ट्रा लग रहे हैं अलग अलग पद के लिए, ये नहीं लगेगा। कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए गर्ल्स है तो गर्ल्स को 200 रुपये तो ये देना ही है। ठीक है, आप ये जैसे प्राइमरी के लिए कर रहे हैं तो 200, अगर आप पीजीटी के लिए भी कर रहे हैं तो 200 और आपको ऐड करना होगा किसी भी पद के लिए। जैसे जिसका 750 लग रहा है एक पद के लिए, दूसरा पद के लिए करेंगे तो और 200, एक और पद के लिए करेंगे तो और 200, ऐसे अलग अलग पद के लिए। लेकिन जो आधार कार्ड अपना लगा रहे हैं उनको 200 रुपये जो अतिरिक्त हैं ये नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई, आपने नोटिफिकेशन देख लिया। ओवरऑल मैंने हर चीज़ों के ऊपर बात किया है, इसको आप फिर दोबारा से देख लेंगे अगर एक बार में नहीं समझ में आई होगी, या ये PDF डाउनलोड करके आप खुद से आराम से तसल्ली से पढ़ सकते हैं। PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का नाम हमारा है वेब्स एडुकेयर, जो चैनल का नाम है वही है आपका टेलीग्राम का नाम, W मिल जाएगा उसका लोगो। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसका लिंक भी मिल जाएगा वीडियो के लिंक में, वहाँ से आप इस PDF को टेलीग्राम पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, माफ़ी चाहूँगी। और आप सभी लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहे, वीडियो को पूरा देखिए, इसके लिए आप सभी लोगों को थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू सो मच।